गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देख रहे थे। तो उस केस में आपको पढ़ाया था कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वो कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। और मैं आपको उस केस में बताया भी था कि जब हम लोग डायल्यूशन इनफाइनाइट कर देते हैं, मतलब जब वॉल्यूम को हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं, उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग उसके कर्व के बीच में देखते हैं, कर्व देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में कैसा कर्व होगा हमारा। ये दो हम लोग डिफरेंट केसेस में देखते हैं, तो वही हम लोग अभी देखते हैं। पहले केस 1 कर लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। केस 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम लोग देख लेते हैं केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट। देखिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% आयनाइजेशन शो करता है, मतलब जिसके अल्फा का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1। क्लियर। आपको ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो इलेक्ट्रोलाइट विच शो 100% डिसोसिएशन और 100% आयनाइजेशन, तो इसके अल्फा का वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 के इक्वल में होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन हमारा बेसिकली क्या चीज़, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक हमारा थ्योरी है या फिर एक इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं टिब्बी-हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन, इसी से हम लोग को मिलता है। आई बात समझ में। और ये इक्वेशन है क्या बेसिकली, तो दिस इक्वेशन इज कि मोलर कंडक्टिविटी, अभी मैं मोलर कंडक्टिविटी के बीच में प्लॉट करता हूँ, सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी सेम ही होगा। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जब हमारा कंसंट्रेशन एव है, इट इज बेसिकली इक्वल टू फॉर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस b√c, राइट। ये होता है हमारा वेयर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन चीज़ क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन m, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन m, ये आपको पता ही है क्या है, दिस इज द लेमडा m एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, क्योंकि उसी टाइम वो वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट। B is simply a constant and this C is the basically concentration of strong electrolyte। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग को डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी हम लोग को पता चलता है। कौन सा इक्वेशन है, तो बेसिकली डेबी-हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन, राइट। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आया। अब इससे हम लोग आसानी से कर्व प्लॉट कर सकते हैं, किसके किसके बीच में कर सकते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, उसी के बीच में तो हम लोग को देखना था कि क्या रिलेशन होता है। तो इस एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, लेमडा m, एंड इस एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं √c को, राइट। दैट मीन्स कंसंट्रेशन को प्लॉट करें, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखिए, तो इधर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन आप आसानी से पता कर सकते हो कि एक्चुअल में है क्या। तो कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और आपको मैं बता चुका था कि कंसंट्रेशन बेसिकली होता है क्या, जैसे मोलैरिटी की मैं बात करूँ तो मोलैरिटी होता है क्या चीज़ है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन हमारा वॉल्यूम से, मोलैरिटी द कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन हमारा वॉल्यूम से कैसा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इस डायरेक्शन में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। एरो इस डायरेक्शन में, वॉल्यूम इंक्रीज,
राइट। कंसंट्रेशन उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वॉल्यूम हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, राइट। अब हम लोग आसानी से कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है, तो वाई एक्सिस पे बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी, तो दिस इज बेसिकली वाई, इट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे क्या है, तो अंडर रूट सी, तो ये अंडर रूट सी हो गया बेसिकली आपका एक्स, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड होता है, एम मल्टीप्लाइड होता है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि एम कैसे है आपका माइनस बी, मतलब निगेटिव स्लोप, और यहाँ पे ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। ऐसी टाइप का एक हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया इज बेसिकली लेमडा इनफाइनाइट m, और m का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ b, राइट। तो स्लोप हमारा निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब कर्व का हमारा एंगल 45 डिग्री से होगा, इधर की तरफ हमारा कर्व होगा, तो कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा स्लोप है, क्योंकि स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट हमारा बताता है पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, तो इंटरसेप्ट अगर हमारा पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव वाई पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सपोज दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। तो यहाँ से हमारा कैसा स्लोप है, एम इज नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप, तो कर्व कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली हो गया। इस केस में अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो इस कर्व का स्लोप कितना है, तो द स्लोप इज बेसिकली माइनस ऑफ बी, राइट, क्लियर। तो इस केस में आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे हम लोग कर्व प्लॉट करें। तो फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो कंसंट्रेशन के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में हमारा कर्व होता है, दैट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन, हमेशा कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, राइट, क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होप आपको समझ में आई होगी बात। कहने का मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन अगर रेगुलरली बढ़ता चला जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी रेगुलरली उसी एकदम यूनिफॉर्मली घटता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे कैसा है, स्ट्रेट लाइन है हमारा कर्व, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इस केस में नहीं होगी। आप चाहो तो एक्चुअल में देखिए प्रैक्टिकली हम लोग के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर देना, वॉल्यूम जैसे इनफाइनाइट होगा तो कंसंट्रेशन कहाँ, वॉल्यूम इस केस में इधर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इस वैल्यू को आ सकता है, और यहाँ पे जैसे ही आएगा तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0। तो कंसंट्रेशन 0 पे हम लोग डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी और कंसंट्रेशन पे इसका कर्व प्लॉट कर लेते हैं और उसको आगे और पीछे दोनों की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, तो अपने आप यहाँ पे जाकर के मोलर कंडक्टिविटी वाले कर्व को जहाँ पे जाकर कट कर देगा वही उसका कौन सा कंडक्टिविटी हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना आसान है, हम लोग बीच के कंसंट्रेशन पे कर्व को प्लॉट करके आगे और पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस टाइप से हमारा तो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, राइट, क्लियर। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट केस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Now the next case is for case second, that is basically for weak electrolytes, right। तो weak electrolyte के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे उसके मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का कर्व। तो ये अंडर रूट सी हो गया कंसंट्रेशन एंड दिस इज बेसिकली लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी, राइट। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर से वापस से कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट वीक आ गया, दैट मीन्स कहने का ये मतलब हो गया कि दैट विल नॉट शो 100% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 100% परसेंटेज डिसोसिएशन, हमेशा 100% से क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, तो हमेशा कभी भी 100% या आयन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस चेक कर रहे हैं बेसिकली। तो कंडक्टेंस मतलब क्या चीज, कितना आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना आसानी से फ्लो होगा, जितना ज़्यादा चार्ज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ हम आपको बता चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, जितना ज़्यादा चार्ज का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा आसानी से करंट हमारा फ्लो कर सकता है, राइट, मोबिलिटी ऑफ आयन
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये सब पढ़ाया था आपको। नाउ अब जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर बनेगा तो चार्ज कैरियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा बनेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा बनेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो उसका यूनिफॉर्म कर्व था हमारा कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, जबकि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन कभी भी नहीं होगा, मतलब टोटल का टोटल आयन कभी हम लोग को मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स इसका हमारा कुछ और हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग पहले पढ़े होंगे ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, ये हम लोग को हेल्प करता है इसका कर्व प्लॉट करने में। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। पहले इसका कर्व में प्लॉट कर देता हूं आपको, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कर्व को। ठीक है, जैसे देखो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेसिकली क्या बोलता है। ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि व्हेनेवर हम लोग डाइल्यूशन मतलब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब कभी भी हम लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं, तो जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, कहने का मतलब ये कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब ये हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब हम लोगों ने वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो गया, तब वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारा आयन में टूट नहीं रहा था, वो भी अब क्या होने लगेगा, 100% आयोनाइज होने लगेगा। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम टच कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कितना होने लगेगा 100%, तो दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की CH3COOH, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन जब मान लीजिए 5 मोलर है, ठीक है, तो ये 100% आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाना है। वॉल्यूम जब मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाएगा तो कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 है, वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे ना है, तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है 0। तो वॉल्यूम जब मैक्सिमम वैल्यू को टच किया मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा घट गया, तो अगर 5 मोलर हम लोग इसका सोल्यूशन लेंगे तो 100% आयोनाइज कभी नहीं होगा, 1 मोलर लेंगे तब भी नहीं होगा, 0.5 मोलर लेंगे तब भी नहीं होगा, इन हो सकता है 0.0000001 मोलर ले लें, तब ये क्या हो जाए 100% H+ और 100% एसिटेट आयन CH3COO- आयन में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन काफी घट गया। कंसंट्रेशन घट जाने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इट स्टार्ट एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली एंड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंड किया, तो वॉल्यूम इन्फिनिटी मतलब कंसंट्रेशन 0, वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। इधर में ही वॉल्यूम का वैल्यू क्या चीज है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम का वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप देखिए कंडक्टिविटी शार्पली कितना स्पीड से इंक्रीज किया। पहले कंसंट्रेशन हमारा इधर में इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, घट रहा है कंसंट्रेशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है इस डायरेक्शन, वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो हल्का हल्का हमारा इंक्रीज कर रहा है, बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम इनफाइनाइट पहुंचा तो इससे हमारा शार्पली इंक्रीज करने लगा। क्यों शार्पली इंक्रीज करने लगा? क्योंकि इस रीजन में हमारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह एक्ट करने लगा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करने लगा था। किसकी तरह एक्ट करने लगा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करने लगा था। आई बात समझ में, क्लियर। तो दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि whenever the concentration of the weak electrolyte tends to 0 के आसपास आ जाता है, that is when the volume is very high या infinite dilution वाला केस है, then weak electrolyte starts acting as strong electrolyte, और strong electrolyte की तरह एक्ट करने लगेगा, मतलब 100% आयन में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ज्यादा आयन का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो शार्पली इंक्रीज करने लगा। जबकि जब कंसंट्रेशन हाइयर था तब वो हमारा वीक की तरह ही एक्ट कर रहा था, उसमें उतना ज्यादा हमारा क्या हो रहा था, आयन में कन्वर्जन नहीं हो रहा था। आयन में कन्वर्ट अगर नहीं करेगा, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि वो हमारा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जब आयन ही नहीं बनेगा तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। क्लियर, आई बात समझ में। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये बेसिकली दो केस था, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। ध्यान में रखना है ऑलवेज, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप ऑन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी सेम ही होगा, हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के लिए प्लॉट कर रहे हैं, राइट। एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द कर्व विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर, राइट।
होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक प्रॉब्लम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले में क्या है ना कि एक प्रॉब्लम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले में, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले में क्या था कि बीच के कुछ कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या लेते थे मोलर कनेक्टिविटी, और उसको प्लॉट करके आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते थे तो हम लोग को लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मिल जाता था। लेकिन इस केस में आपका कर्व ये हमारा इसके साथ जाकर पैरेलल हो गया। कहने का मतलब ये कभी जाकर के वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा तो कभी भी कोई भी ऐसा मोलर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाए मैक्सिमम और कंसंट्रेशन जीरो, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला कभी नहीं मिलेगा। तो कभी भी हम लोग इसके कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो एक बार इधर पे नोट करके लिख लीजिएगा, लेमडा एम और लेमडा ई क्यू can't be calculated or determined by the extrapolation of curve in case of weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कभी भी हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट करके कंसंट्रेशन को जीरो करके मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करके कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि जब हमारा इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कर्व से तो नहीं प्लॉट कर सकते हैं, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा लॉ आया है। दैट लॉ इज बेसिकली कॉल्ड एज द कुलराउच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, राइट। तो अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। The main application of that law is to determine the limiting molar conductivity of any electrolyte, right। चलिए देखते हैं, हम लोग अभी वही पढ़ते हैं। So our basically next is topic is Kullrauch law of independent migration। स्पेलिंग आप देख लोगे, SCH आई थिंक, जो भी होगा। कुलराउच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। देखिए ये लॉ बेसिकली क्या बोलता है, ये लॉ बेसिकली यही बोलता है कि चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब उसका डाइल्यूशन हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे, दैट मीन्स जब वॉल्यूम को हम लोग मैक्सिमम टच करा देंगे, दैट मीन्स जब कंसंट्रेशन एकदम जीरो को टेंड कर जाएगा, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है इनफाइनाइट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो वो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो उसके हर एक आयन के इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के सम के बराबर में होता है। जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं कि मान लेते हैं कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट हम लोग निकाल रहे हैं मतलब हमारा डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एज वेल एज Cl माइनस। मतलब हर एक आयन जितना कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है, जितना कंडक्टेंस, जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, उन सारे के सम के बराबर में होगा। दैट विल बी द लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऑफ व्हाट Cl माइनस। हर एक आयन के, तो स्ट्रॉन्ग था तो अरे स्ट्रॉन्ग में तो ऐसे भी होगा, लेकिन वीक में तो नहीं होता था। तो जैसे अगर हम लोग वीक के लिए भी निकालेंगे CH3COOH, तो दैट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। तो अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग आसानी से मोलर कंडक्टिविटी या जो भी है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो गया इसके सम के बराबर में? क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है तो इट स्टार्ट एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 100% आयन में कन्वर्ट होगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेस टूटेगा, पूरा का पूरा स्टेट आयन टूटेगा। जब सारा टूटेगा तो वो जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उन सारे के सम के बराबर में तो इसका होगा। आई बात समझ में? तो इसका स्टेटमेंट ये है हमारा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर और लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is equal to the sum of limiting conductivities of individual ions। आई बात समझ में? According to this law, limiting molar conductivity और limiting equivalent conductivity is the sum of limiting conductivity और limiting ionic conductivity, ion का conductivity, limiting ionic conductivity of individual ions, that is cation और anion। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास है कोई इलेक्ट्रोलाइट AX BY, राइट? तो इस केस में हम लोग को इनफाइनाइट डायलेशन पे इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका लिखना है कि इनफाइनाइट डायलेशन पे इसका मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा। तो ये तो पहले देखेंगे ब्रेक कैसे करेगा। तो ब्रेक करने का तरीका मैं आपको बताया था कि ये वाला उठ करके आगे आ जाएगा, दूसरे वाले का चार्ज चला जाएगा। तो XA इस पे चार्ज कितना, तो Y प्लस प्लस, इसके आगे ये आ जाएगा तो YB और इसके दूसरे वाले का दैट इज X माइनस, राइट? क्लियर? तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलराउच लॉ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AX BY इट विल बी इक्वल टू आयंस के सम के बराबर, तो X टाइम्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा ऑफ AY प्लस प्लस Y टाइम्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, BX माइनस। क्लियर? ये तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी अगर चाहे हम लोग क्या कौन सा वाला कंडक्टिविटी लिखे हैं तो मोलर वाला। आप चाहोगे तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख सकते हो कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AX BY इट विल बी X टाइम्स द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस प्लस लिमिटिंग नोट से भी डिनोट करते हैं, सेम ही है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BX माइनस हर एक आयन के सम के बराबर में होगा। तो जब आपको इंडिविजुअल आयन का पता होगा तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कोलराउच लॉ क्या है, इसका एप्लीकेशन है, राइट? एप्लीकेशन ऑफ कोलराउच लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम लोग कर्व प्लॉट करके भी निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते, तो उसी के लिए हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेमडा इनफाइनाइट m और लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को दिया हुआ है जैसे हम लोग को निकालना है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली कैलकुलेट करना है CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है, इसका हम लोग कैलकुलेट करना है। और आपके पास जो गिवन पार्ट है
योर गिवन पार्ट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA is x. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इज बेसिकली सपोज कीजिए x दिया हुआ है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl is y, suppose it as y, and limiting molar conductivity of NaCl is suppose Z. ठीक है, तो ये तीन आपको एक गिवन पार्ट है, इन तीनों गिवन पार्ट से आपको इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, राइट. अब देखिए ये हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो कुलराउच लॉ से इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू कुलराउच लॉ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इट कैन बी रिटन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस आयन. ठीक है, m नहीं लिख रहे हैं, मतलब मोलर कंडक्टिविटी समझना है फिलहाल के लिए. और इसका वैल्यू ओवरऑल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है आपको, राइट. सेकेंडली इसका भी लिमिटिंग वाला है, हम लोग फिर से कुलराउच लॉ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. तो लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl कैन बी रिटन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+. ये भी लेमडा ही है, ये भी लेमडा ही है. हम लोग इंडिविजुअल आयंस का इस लेमडा से डिनोट करते हैं, वो हमेशा से डिनोट होता है. बाकी आप ऐसे भी डिनोट करोगे तो कोई भी गलती नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे ये लेमडा वहाँ पे वो लेमडा, नहीं. ठीक है, वो ऊपर डिनोट करते हैं आयन का कंडक्टिविटी हम लोग इस वाले लेमडा से और किसी भी कंपाउंड का कंडक्टिविटी इस वाले लेमडा से. तो वो एक्चुअल में हमेशा से किया जा रहा है. आप इंडिविजुअल फ्री हो, आप इसका भी लेमडा ये वाला लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है पड़ता है. ठीक है, तो इट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेसिकली Cl माइनस. एंड थर्ड इज आवर NaCl का दिया हुआ, तो कुलराउच लॉ से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं. तो लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कैन बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, राइट. इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है y, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है z. कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड. हम लोग को लाना किसका है मोलर कंडक्टिविटी? CH3COO. कुलराउच लॉ से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस. अरे होगा या नहीं होगा? तो ये इस इक्वेशन को हम लोग को लाना है. तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ले आएंगे दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इसका हमारा आ जाएगा. हम लोग को दिया हुआ है ये तीन पार्ट, तो ये तीनों इक्वेशन को इस टाइप से सम ऐड सब्ट्रैक्ट इस टाइप से करना है, ये वाला इक्वेशन आ जाए. देखिए LHS में क्या क्या चाहिए अपन को? तो यहाँ पे चाहिए H+, मतलब ये वाला इक्वेशन, और क्या चाहिए? CH3COO माइनस. कहाँ पे? ये वाला इक्वेशन. मतलब फर्स्ट और सेकंड को तो ऐड करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे. एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगा? Cl माइनस और Na प्लस. तो Cl माइनस और Na प्लस थर्ड वाला है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए आ जाएगा क्या? कुछ आप चेक करके देख लो. इधर में फर्स्ट को हम लोग को ऐड करना है, तो देखिए पूरा हम लिख देते हैं एक बार में. इट विल लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस. फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग को इसके साथ ऐड कर देना सेकंड के साथ. तो लेमडा नॉट ऑफ H+ प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस. तो थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया. तो लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस. ये Na प्लस Cl माइनस कैंसिल, क्या बच गया? लेमडा नॉट ऑफ H+ और लेमडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, यही वाला बच गया ना. मतलब ये इक्वेशन आ गया. ये इक्वेशन कैसे आया? तो फर्स्ट को हम लोगों ने सेकंड से ऐड किया और उसमें से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया. तो मोलर कंडक्टिविटी भी कुछ इसी टाइप का हो जाएगा, आसानी से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसका मोलर कंडक्टिविटी हमारा हो कितना जाएगा? तो फर्स्ट को सेकंड से ऐड किए, तो वो इक्वेशन है. तो फर्स्ट को सेकंड से ऐड किए, फर्स्ट का मोलर कंडक्टिविटी x, इसका y, राइट. और इसको हम लोग क्या चीज़ किए? इन दोनों में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किए, तो x प्लस y को पहले ऐड कर देंगे और इन दोनों में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे z. दिस इज द बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO. आसानी से कैलकुलेट हो गया. क्लियर? तो इस स्टेप से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लियर? होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, चलिए जैसे ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, हम लोग दूसरा देखते हैं. काफ़ी आसानी से क्वेश्चन होता है, एकदम बिल्कुल आसान. तो देखने में पढ़ने में हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत आसान होता है. हमेशा इसी टाइप से कुछ घुमा घुमा के देगा.
जैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, एक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है A2B3, ठीक है, इसका हम लोग को लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द लैम्डा नॉट m ऑफ दिस, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ है द गिवन पार्ट्स आर लैम्डा नॉट ऑफ AX3 इज इक्वल्स टू x, लैम्डा नॉट ऑफ Na2b इज इक्वल्स टू y, एंड लैम्डा नॉट ऑफ NaX इज इक्वल्स टू z, ठीक है। हम लोग को इसका लाना है, राइट। पहले तो जिसका लाना है उसके इक्वेशन को लिख लीजिए आप। हम लोग को इसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी लाना है, मतलब लैम्डा नॉट ऑफ A2B3 को लाना है। कुलराउच लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली टूटेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस। आप पहले इसको एक्सपेंड करें देख लो कैसे टूटेगा। तो A2B3 2 टाइम्स ऑफ A प्लस नहीं A3 प्लस, ये वाला चार्ज पे चला जाता है ना, तो A3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ B2 माइनस, इस टाइप से टूटेगा। तो अब देखिए, तो लेमडा नॉट ऑफ A2B3 कैन बी रिटेन एज, यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस, तो 2 टाइम्स द लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस प्लस 3 टाइम्स द लेमडा नॉट ऑफ B2 माइनस। इस इक्वेशन को हम लोग को रिजल्टिंग इक्वेशन को लाना है इस टाइप से, राइट। हम लोग को जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग कुलराउच लॉ से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो AX3, तो कुलराउच लॉ से क्या लिख सकते हैं इसको, ये टूटेगा कैसे X3 बेसिकली, तो AX3 विल बेसिकली ब्रेक इनटू A3 प्लस प्लस 3x माइनस Na2b, कैसे टूटेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2Na, यहाँ पे 1 है मतलब चार्ज, और प्लस B हमारा 1 है तो 1, इस पे कितना चार्ज, -2 चार्ज, ठीक है। और NaX, ये कैसे टूटेगा, तो Na प्लस और x माइनस, राइट। अब इसका लिख सकते हैं, तो X3 कैसे टूट रहा है, A3 प्लस, तो दैट विल बी इक्वल टू द लेमडा नॉट ऑफ AX3, दैट विल बी इक्वल टू द लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस प्लस 3 लेमडा नॉट ऑफ x माइनस, राइट। इसका हमारा Na2b, तो लेमडा नॉट ऑफ Na2b कैन बी रिटेन एज लेमडा नॉट, सॉरी 2 टाइम्स द लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ B माइनस 2, राइट। देखिए इसी टाइप से टूटा है, ये कैसे टूटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा नॉट ऑफ NaZ कैन बी रिटेन एज इंडिविजुअल आयन का Na प्लस प्लस Z माइनस, राइट। तो ये 3 इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। लाना है हम लोग को ये इक्वेशन में देखिए क्या क्या है, 2 लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस, तो A3 प्लस है किधर भाई, तो A3 प्लस इधर है, लेकिन इसमें कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2 से, राइट। 3 लेमडा नॉट ऑफ B2 माइनस, 3 लेमडा नॉट B2 माइनस, B2 माइनस कहाँ पे, यहाँ, तो इसको हम लोग 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आ गया क्या क्या चीज, मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली ऐड कर देंगे, दोनों सेम तरफ चाहिए, तो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करो आप, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका 2 लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस, ये 3 था और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 लेमडा नॉट ऑफ x माइनस, राइट। इसको हम लोग इससे ऐड करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस, और यहाँ पे 3 लेमडा नॉट ऑफ B2 माइनस। क्या क्या एक्स्ट्रा है, 2 लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस आ गया, 3 लेमडा नॉट ऑफ B2 माइनस ये भी आ गया, क्या क्या एक्स्ट्रा है, 6 लेमडा नॉट ऑफ x माइनस और 6 लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस। तो यहाँ पे लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस, लेमडा नॉट ऑफ x नहीं Z माइनस होगा, ये कहाँ गया Na Z नहीं Na x है ना, वही तो, फिर तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। Z कहीं लिख दिया था क्या, इसका वैल्यू Z के इक्वल में, ओके, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे 6 लेमडा नॉट और 6 लेमडा नॉट, यहाँ पे 1 लेमडा नॉट है, 1 लेमडा नॉट है, मतलब इसको 6 हमसे मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में से, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -6 लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस फिर से, क्योंकि माइनस करे तो माइनस प्लस फिर से माइनस, तो -6 लेमडा नॉट ऑफ x माइनस, 6 लेमडा नॉट ऑफ x माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, रिजल्टिंग क्या बच गया, 2 लेमडा नॉट ऑफ A3 प्लस और 3 लेमडा नॉट ऑफ B2 माइनस, यही बच गया। ये कैसे आया है हमारा, तो हम लोग क्या किए हैं, 2 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन प्लस 3 टाइम्स द सेकेंड इक्वेशन, इन सारे को करके इसमें से हम लोग 6 टाइम्स द थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिए, राइट। तो इसका हम लोग कैसे लाएंगे, तो इसका हम लोग लाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग कनेक्टिविटी दैट इज x, तो 2x
3 टाइम्स द सेकंड इक्वेशन, तो 3y, इन दोनों को ऐड कर देना है और इसमें से क्या माइनस कर देना है, 6 टाइम्स द थर्ड इक्वेशन, तो z है तो -6z, ये आ गया आपका। क्लियर, डाटा दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द बेसिकली फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉज लॉ, कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व के थ्रू नहीं पता कर सकते थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो हम लोग इस लॉ के बेसिस पे आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, 2 और एप्लीकेशन है इसका, एक एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमारा गेन करना और दूसरा एप्लीकेशन है हमारा इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को गेन करना, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको आसानी से चेक मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैं आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करवा दूंगा। अभी जो एप्लीकेशन है सेकेंड नंबर उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, now the second application is calculation of degree of dissociation and इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। सो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, 100% हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तभी हम लोग जस्ट स्टडी किए हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ at infinite dilution अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, दैट इज बेसिकली हाउ मच, 100%। डिसोसिएशन 100% हो जाता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग होता है 100% तो होगा ही, वीक का भी 100% डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। नाउ हम लोग देखे हुए हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी का अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाता है, दैट इज बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस लैम्डा m is लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाता है, दैट इज बेसिकली लैम्डा नॉट m। और होगा या नहीं होगा, और जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m होगा तो वो इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस है, तो उस केस में अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 100%। दैट मींस दैट इज हम लोग लिख सकते हैं एट लैम्डा नॉट m, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब कभी भी होगा द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, 1, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा का वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे अगर जब कभी मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा मतलब अल्फा का वैल्यू वहाँ पे हमेशा कितना होगा, 1। तो जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी 1 हो जाएगा तब उसमें अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हम लोग को किसी पार्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी पे किसी पार्टिकुलर मोलैरिटी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो व्हेन मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा m, तो देन अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, राइट। आई बात समझ में। तो अल्फा का वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, तो अल्फा इज बेसिकली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन m डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो मोलर कंडक्टिविटी, आप चाहोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में ये सेम ही रिलेशन होगा। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है क्या इस केस में, होप आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो इस स्टेप से हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं
क्या कि हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है 1, दैट इज मैक्सिमम, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का भी मैक्सिमम वैल्यू टच कर जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब कभी भी मोलर कंडक्टिविटी इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उस केस में अल्फा का वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो जब मोलर कंडक्टिविटी 1 हो गया तो अल्फा का वैल्यू विल बी 1 बाय limiting molar conductivity, and when molar conductivity is lambda m, then alpha will be lambda m upon lambda naught m. That means molar conductivity at any concentration m divided by the limiting molar conductivity. तो अल्फा का वैल्यू हम लोग आसानी से इससे कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे भी चाहिए होगा अल्फा, उस इंस्टेंट पे मोलर कंडक्टिविटी चेक कर लेंगे और उसको उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे, अपने आप किसका वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो हो गया अल्फा का वैल्यू। सेकंड हमारा इसी में क्या चाहिए कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। अरे अल्फा का वैल्यू निकल गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कैलकुलेट हो जाएगा क्या, वो हो ही जाएगा कैलकुलेट। क्वेश्चन इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि रिएक्टेंट इज बेसिकली AX, दिस इज आवर बेसिकली रिएक्टेंट, राइट। तो ये बेसिकली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करना है, मतलब इक्विलिब्रियम में तो ये हो जाएगा A+ और B-, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका हम लोग कंसंट्रेशन कुछ भी C मान लेते हैं, तो इधर में ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे इसका वैल्यू C-X, मतलब टूट गया x मोल, तभी तो हमारा बच गया C-X, मतलब कंसंट्रेशन C-X। 1 मोल से बन रहा है 1 मोल, ब्रेक कितना किया x मोल, तो बनेगा इसका x मोल। 1 मोल से 1 मोल ब्रेक किया x मोल, तो बनेगा इसका भी x मोल, राइट, क्लियर। अब अल्फा क्या होता है, तो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज द मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। कितना मोल डिसोसिएट किया, जितना हम लोग इनिशियल मोल लिए थे उसमें से, दैट इज अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, मोल कितना डिसोसिएट करवा दिया हम लोगों ने x, क्योंकि इनिशियल में था C, उसमें से x टूट गया, तभी तो C-X बचा, एंड इनिशियल मोल इज x, देन x कैन बी रिटन एज व्हाट, C अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे x को क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, C अल्फा, दैट इज बेसिकली C-C अल्फा, इट इज C अल्फा, इट इज C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे सारे का कंसंट्रेशन हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc विल बी इक्वल टू C अल्फा टू द पावर 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू C अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा C-C अल्फा, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन कर देंगे तो 1 - अल्फा, C से स्क्वायर कैंसिल, दैट इज बेसिकली C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अल्फा का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो इससे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर आप चाहोगे तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर। तो ये हो गया किस चीज को कैलकुलेट करना है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बेसिकली व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉज लॉ इज टू डिटरमाइन बेसिकली द solubility and solubility product। द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी थ्योरी हम लोग इसका कंप्लीट कर लेते हैं रेगुलर। And the last application and the third very application is to determine solubility and solubility product। सॉलिबिलिटी या फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लियर। जैसे सॉलिबिलिटी होता क्या चीज़ है बेसिकली, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपको ऐसे पढ़ा चुका हूँ सॉल्यूशन में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व in a given amount of solvent at
एट एनी फिक्स्ड या पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग आपको बताए थे कि सॉल्युबिलिटी मतलब बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म तो वही कंसंट्रेशन ही बताएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में हमारा रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए हमारा कोई भी हमारा जैसे एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपके पास AgCl है, तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये बेसिकली किस टाइप से ब्रेक करेगा आयन में, तो इट विल ब्रेक इनटू Ag प्लस एंड ब्रेक इनटू Cl माइनस आयन। राइट, इसका हमारा इनिशियल में सॉल्युबिलिटी सपोज इज कंसंट्रेशन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको डिसाइड कैसे किया जाता है वो आप देख लो। जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका सॉल्युबिलिटी सपोज कीजिए x है, तो इधर में कुछ भी नहीं होगा, तो टाइम t इक्वल टू t पे जब भी हमारा ये पूरा टूट जाएगा तो ये पूरा का पूरा ब्रेक कर जाएगा हमारा 100%, तो इसका हमारा कंसंट्रेशन s हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन s हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन s हो गया, तो दिस x दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस विच हैज बीन डिजॉल्व कैसे किया था, जब से आयन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब वो डिजॉल्व कर चुका है वाटर में। क्लियर, तो दैट एस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी, और इस केस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम लोग KSP से डिनोट करते हैं, दैट कैन बी रिटन एज s टू द पावर 1 इंटू s टू द पावर 1, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज s स्क्वायर। राइट, क्लियर, आई बात समझ में? क्लियर, वेयर s इज व्हाट, तो s इज इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर इस केस में हम लोगों ने पूरा का पूरा सॉल्युबल माना तब तो, अगर यहीं पे हमारा रहता सपोज कीजिए कि इट इज MgCl2, ये हमारा टूटेगा Mg2 प्लस में प्लस 2Cl माइनस में, ये हम लोग आयनिक में पढ़ते हैं। तो इस केस में टाइम t को इसका मान लीजिए कंसंट्रेशन A ही है हमारा, ठीक है, करेक्ट, इसका कुछ भी नहीं है। टाइम t को t जब इसका मैक्सिमम जितना सॉल्युबल होने वाला है, मतलब मैक्सिमम जितना आयन में कन्वर्ट हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, सपोज दिस इज ओनली S, तो S ही है, तो बच कितना गया इसका A माइनस S, तो अगर S ही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि सॉल्युबल हो सकता है, तो 1 मोल से 1 मोल, तो इसका भी S होगा, और इसके 1 मोल से 2 मोल, मतलब इसका क्या होगा 2S होगा। क्लियर, तो इस केस में अगर KSP निकालेंगे तो हम लोग ये नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि A नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि A तो था कितना कंसंट्रेशन उसका दिया हुआ है, उसमें से सारा का सारा थोड़ी सॉल्युबल हुआ, यहाँ पे S हम लोग सॉल्युबिलिटी कंसिडर करते हैं, तो KSP कैन बी रिटन S टू द पावर 1 इंटू 2s टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2s का पावर होल स्क्वायर, दैट इज s इंटू 4s स्क्वायर, दैट मीन्स कैन बी रिटन एज 4s3, तो KSP इस केस में इतना। तो जरूरी नहीं है कि जितना कंसंट्रेशन दिया रहेगा सारा का सारा डिजॉल्व कर जाएगा, अगर सारा का सारा डिजॉल्व कर जाएगा तो अच्छी बात है, सारा का सारा नहीं भी डिजॉल्व किया तो जितना मैक्सिमम डिजॉल्व किया दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी, वही बेसिकली क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी से कैसे कैलकुलेट करेंगे सो देखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलिए इस टाइप से डिटरमाइन करते हैं हम लोग। व्हाट इज बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे ऐसे तो हम लोग पहले देखिए, आप समझिए, जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, होता है नहीं होता है, अरे होता है या नहीं होता है हमारा ना। अब देखिए इस केस में मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों के बीच में हमारा कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। आई बात समझ में, इन्वर्स रिलेशन है कि नहीं है, तो जब कभी भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा, दैट मीन्स इट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तब कंसंट्रेशन हमारे मिनिमम वैल्यू को टच करेगा या नहीं करेगा। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन है दैट इज द मैक्सिमम सॉल्यूट जो कि आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, तो दिस m विल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, और ये अगर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करना आसान है, हम लोग सीधा जो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय m, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट m। ठीक है, आई बात समझ में, दिस इज वेयर m इज व्हाट, द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब व्हाट, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे ही आपको सॉल्युबिलिटी m आ गया तो आप किसी भी केस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइट रहता है इस केस में NaCl, तो ये बेसिकली ब्रेक करता है Na प्लस में और Cl माइनस में, सॉल्युबिलिटी S मतलब इसका S आ गया हमारा, m माने हम लोग, तो यहाँ पे m आ गया, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, होप आपको ये सारी थ्योरी अच्छे से
समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही ये जो हमारा टोटल कोलराउस लॉ का जितना भी एप्लीकेशन था, दैट इज टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लास्ट दे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन सब से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।